नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले अपील यही कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से बचाव में मास्क की अहम भूमिका निभाता है और इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। एक बार फिर से हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि मास्क से ही आप कोरोना से बच सकते हैं। और आइए शुरुआत करते हैं कांग्रेस में मची घमासान के साथ। पंजाब कांग्रेस में दरअसल लगातार कलह चल रहा है और इस सबके बीच जो जानकारी मिल रही है, आज राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी के सामने वो पेश हुए हैं। 3 सदस्यों की कमेटी जिसके सामने अमरिंदर सिंह पेश हुए। करीब 3 घंटे तक ये मुलाकात हुई। कमेटी से मिलने के बाद अमरिंदर सिंह ने पार्टी का आंतरिक मामला बताते हुए विवाद पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में 6 महीने बाद चुनाव है और उसी पर चर्चा हुई है। इससे पहले कैप्टन से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके नवजोत सिंह सिद्धू भी केंद्रीय कमेटी के सामने पेश हो चुके हैं। लेकिन जब अमरिंदर सिंह पैनल के सामने पेश हुए, उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो क्या बातचीत हुई, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और ये कहा कि पार्टी का ये अंदरूनी मसला है और साथ ही ये भी कहा कि चुनाव क्योंकि सर पर है उसको लेकर चर्चा हुई है। तो ये पार्टी का आंतरिक मामला है। पंजाब में 6 महीने बाद चुनाव है, उस पर चर्चा हुई। सुनिए क्या कहा अमरिंदर सिंह ने। हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस है एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर 1 जो है ये बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। तो सुना आपने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को। जब उनसे पूछा गया कि क्या बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा पार्टी का अंदरूनी मसला है और उन्होंने कहा क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है और इसीलिए चुनाव पर चर्चा हुई है। लेकिन यह मसला छोटा नहीं है, बड़ा इसलिए है नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब तो उनके साथ 2 दर्जन के करीब विधायक भी हैं जिन्होंने भी पैनल के साथ मुलाकात की है, बातचीत की और उसके बाद अमरिंदर सिंह को पक्ष रखने के लिए आज बुलाया गया। अमरिंदर सिंह से बातचीत हुई और जानकारी की तकरीबन 3 घंटे तक मंथन हुआ है। 3 घंटे तक अमरिंदर सिंह के साथ बातचीत हुई है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इस कलह का क्या असर होगा, वो भी तब जब 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से लगाए गए, ये कहते हुए कि जनता के साथ जो तमाम वादे किए गए थे अमरिंदर सिंह की तरफ से उन वादों को पूरा नहीं किया गया। इन तमाम आरोपों के साथ लगातार नवजोत सिंह सिद्धू मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि अमरिंदर सिंह का कद बड़ा है पार्टी में, लेकिन अब पैनल को यह तय करना है कि आखिर बीच बचाव का रास्ता कैसे निकले। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ अरुण सिंह लाइव हैं, तो वहीं रोहित बंसल चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अरुण, आपके पास आते हुए, अमरिंदर सिंह से 3 घंटे तक बातचीत हुई। बाहर आकर तो वो कह रहे हैं कि अंदरूनी मसला है, चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अगर 3 घंटे तक उनसे बातचीत होती है तो मसला छोटा नहीं है, बेहद गंभीर है। वो भी तब जब नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विधायक भी हैं जो मोर्चा खोले हुए हैं। देखिए, निश्चित रूप से मामला इतना गंभीर नहीं होता तो केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में एक ऐसी सार्वजनिक रूप से कमेटी बना करके उसको इतना बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करता। जाहिर सी बात है कि अंदर खाने हरीश रावत को वहां पर भेजा गया। हरीश रावत लेकर के सिद्धू को गए अमरिंदर सिंह के पास, तमाम कोशिशें कर चुकी, प्रियंका गांधी कर चुकी, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा है। उसकी वजह सबसे बड़ी है कि सिद्धू एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस को जो लोग बखूबी जानते हैं, अमरिंदर सिंह जैसे सीनियर नेता खिलाफ अगर सिद्धू इस तरह से बगावती तेवर अख्तियार करेंगे तो आखिर में नुकसान उनका होगा, ये कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं। सवाल यह है कि 3 घंटे की इस मैराथन बैठक में क्या हुआ यह कि सिद्धू ने, प्रताप सिंह बाजवा ने और जितने भी विधायक थे, जिन लोगों ने अमरिंदर सिंह की कार्यशैली को लेकर के, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी पर कार्रवाई न होने की बात कही, ड्रग्स को लेकर के अमरिंदर सिंह ने कहा था कि बादल परिवार पर कार्रवाई करेंगे, 4.5 साल बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो आड़ तो इस बात की बागी ले रहे हैं कि ये सब काम नहीं किए उन्होंने। बिजली के मामले पर जो कहा था वादा, उसको पूरा नहीं किया। लेकिन असल जो किस्सा है वो कुर्सी का है। अमरिंदर सिंह के नेतृत्व के खिलाफ कई ऐसे हैं विधायक और कई नेता हैं जो ये कहते हैं कि अगले चुनाव में अगर आप अमरिंदर सिंह के साथ जाते हैं, उनके चेहरे पर जाते हैं, तो पार्टी जीत नहीं पाएगी, चेहरा बदलिए। लेकिन दिक्कत कांग्रेस के सामने यह है कि ऐसा कहने वाले इक्का दुक्का नेता हैं या कुछ विधायक हैं, ज्यादातर कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में है। और ऐसे में अमरिंदर सिंह को हटाना या इस तरह के संकेत भी देना कि आप कांग्रेस पार्टी का चेहरा नहीं है, ये एक पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। और इसीलिए पार्टी आप देखिए लगातार इस बात को नकार रही है कि अमरिंदर सिंह की कुर्सी को कोई खतरा है। मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल वो पूरा करेंगे, क्या अगले चुनाव उनके चेहरे पर होगा अगला चुनाव, इसको लेकर के पार्टी में जरूर इस तरह के मंथन हो रहा है कि बीच का रास्ता क्या निकाला जाए ताकि नवजोत सिंह सिद्धू को भी मना लिया जाए, बाजवा को भी मना लिया जाए, जो विधायक नाराज है उनको भी मना लिया जाए। लेकिन
कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई बहुत बड़ी चुनौती हो, ऐसा नहीं लगता है। जी अरुण, लौटेंगे आपके पास। अमिताभ जी, क्योंकि अगर मसला सिर्फ सिद्धू का होता तो शायद बुलाकर के उनको बातचीत हो जाती, अगर वो बार्गेनिंग करते तो शायद उस पर भी मसला सुलझ जाता। लेकिन ये तो विधायकों को भी साथ लेकर पहुंचे हैं, और अगर चुनाव लड़ना है 6 महीने बाद तो संगठन का साथ होना बेहद जरूरी है। और खासकर जीते हुए विधायक अगर वहां पर पहुंचते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़े आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं सिद्धू का उतना कद तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो वो अपने हाथ में कंट्रोल कर ही रहे हैं। देखिए, सभी विधायकों की इतनी बड़ी शिकायतें नहीं होती है, लेकिन अगर 2-3 नेता मुखर होते हैं तो कई विधायक फिर खुलकर सामने आने लगते हैं। लेकिन कई विधायकों का आना ये भी दिखाता है आलाकमान सबकी राय जानना चाहता है। तमाम इलाकों में क्या स्थितियां हैं सरकार को लेकर, वो भी आलाकमान जानता होगा। कप्तान के मुख्यमंत्रित्व काल को लेकर क्या फीडबैक है, ये भी आलाकमान लेना चाहता होगा। तो ऐसा नहीं है कि तमाम विधायक जो आए हैं वो तमाम विधायक अमरिंदर को हटाना चाहते हैं, कैप्टन अमरिंदर को हटाना चाहते होंगे। हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी मुखर हैं, प्रताप सिंह बाजवा काफ़ी मुखर थे। ऐसे 2-4 नेता थे जो पंजाब के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, वो काफ़ी मुखर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ। लेकिन अभी अगर पंजाब की वर्तमान मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखें तो उनके खिलाफ टकराने के लिए कौन बचा है वहाँ पर एनडीए नहीं है, बीजेपी अलग हो चुकी है, अकाली दल बीजेपी से अलग हो चुका है। किसान आंदोलन में अकाली दल ने कांग्रेस का ही साथ दिया था, वहाँ पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ उन्होंने केंद्र सरकार छोड़ दी। तो किसान आंदोलन की जब भी बात आई तो अमरिंदर सिंह ही उसमें लीड लेते हुए नजर आएंगे। और किसान आंदोलन को जिस तरह से बढ़ा दिया, उसके पीछे अगर अमरिंदर सिंह का ही हाथ माना जाए, 1 महीने तक उन्होंने पंजाब में पूरी ट्रेनिंग करवाई, तो अगर इसको देखा जाए तो आला कमान की नज़रों में अमरिंदर सिंह का स्टेचर भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अकेली लड़ाई लड़ी उन्होंने और वहाँ पर एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया जो कांग्रेस को दोबारा जीवन दान दे रहा है। तो जाहिर तौर पर 5 साल के बाद अमरिंदर सिंह उनके पास इकलौते और एक ऐसे चेहरे हैं जिनके दम पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस का हश्र हो रहा है, उसके बाद आला कमान नहीं चाहता कि चुनाव के ऐन पहले पार्टी के अंदर ऐसी सुर फटवल हो, और पार्टी आला कमान ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहता जिसके चलते उनको राज्य में चुनाव में नुकसान हो, किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। ऐसे अमरिंदर सिंह का ही चेहरा है, इसीलिए अमरिंदर सिंह से 3 घंटे बात की गई है। जाहिर है उनको समझाया गया होगा उनको स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर, लेकिन जो कुछ बदलाव या फेरबदल होने हैं, अब बहुत ज़्यादा फेरबदल का समय बचा नहीं है, क्योंकि नया अध्यक्ष भी बनता है तो उसके पास पूरा पंजाब घूमने का समय नहीं होगा। पंजाब कई जोन से बटा है, तरह तरह की वहाँ भी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, कहीं कहीं दोआब रीजन है, कहीं माझा रीजन है, कोई तमाम इलाके हैं, तो मुश्किल है वहाँ पर। लेकिन फिलहाल अमरिंदर के अलावा उनके पास कोई स्कोप विकल्प नहीं है। जी जी, लौटेंगे आपके पास। रोहित बंसल भी हमारे साथ लगातार चंडीगढ़ से बने हुए हैं। आप लगातार उन तमाम चीजों को रोहित वहां पर देख रहे हैं, इस खींचतान का संगठन पर असर क्या हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पंजाब में जब पिछली टर्म थी कांग्रेस की, जब 1995 में आके बेअंत सिंह की डेथ होती है, उसके बाद हरचरण सिंह बराड़ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो उस समय भी बीबी रजिंदर कौर बठल जो उस समय की वहाँ पे एमएलए थी, उन्होंने विवाद शुरू किया था। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं। 2002 से 2007 की अगर टर्म की बात करें तो उस समय भी ऐसा ही विवाद कांग्रेस में नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत से चेहरे हैं जो अपने आप को सीएम चेहरे के तौर पे बाहर लेके आते हैं। चाहे उनमें से हम बात करें तो वो प्रताप सिंह बाजवा उनमें से एक चेहरे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू अपने आप को एक डिप्टी सीएम या सीएम के चेहरे पे समझ के चलती है। तो 2017 में जब 10 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो उस समय जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े जो चुनावी वादे हैं वो किए गए थे, जैसे घर रोजगार की बात की गई थी। इसके अलावा कहा गया था कि पंजाब में जो नशे चल रहे हैं, नशों को रोका जाएगा, 4 हफ्ते के अंदर जो नशे हैं वो खत्म किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और चुनावी वादे थे। जो विपक्षी दल है, जो अकाली दल सरकार में रहा है 2007 से लेकर 2017 तक, तो उनके ऊपर जो करप्शन के इल्जाम लगाए गए थे कि उनको करप्शन के इल्जाम के अंदर किया जाएगा, नशों के सुदागर तक बोला गया था। और पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों के सर्वोच्च गुरु हैं, उनकी जो बेअदबी हुई थी, उनको फाड़ के गलियों में फेंक दिया गया था। तो बोला था कि उसमें बादलों का हाथ है, बादलों ने ऐसा करवाया। और इसीलिए जब धरना चल रहा था तो 2 नौजवानों की डेथ हो गई थी। तो उस गोलीकांड में भी प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल का नाम आ रहा था, जो कांग्रेस दावा कर रही थी। पर सरकार बनने के 4 साल बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई रोहित। और इसीलिए ये जो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विधायक पहुंचे वो इसी बात को उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो आपने जनता से वादा किया वो तो पूरा ही नहीं किया। हम लौटेंगे आप सभी के पास, एक बार फिर से एक बार सुनवा देते हैं कि बीजेपी ने पंजाब कांग्रेस की आपसी कलह पर किस तरीके से निशाना साधा। पिछले 6 महीने से यह आपसी लड़ाई उनकी चल रही है। आज तो पूरा पंजाब पार्टी और सरकार दिल्ली में है पिछले 3-4 दिन से। वहां पंजाब को कौन देखेगा?
अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए पंजाब के लोगों की अनदेखी करना ये कांग्रेस का बड़ा पाप है। मैं तो राहुल गांधी से कहूंगा कि दूसरों को लेक्चर देने के बजाय अपने राज्य में ठीक काम हो इसका पहला विचार करें। अरुण, बीजेपी के इस तरीके से हमले को कुछ कहना चाह रहे हैं अरुण आप? जी बोलिए। देखिए, बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, वैक्सीन को लेकर भी निशाना साध रही है और पार्टी में जो अंतरकल है उसको लेकर भी निशाना साध रही है। लेकिन ये मामला कांग्रेस का अंदरूनी ज्यादा है। कांग्रेस का अंदरूनी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर अगला चुनाव जीतना है, जो कि पार्टी चाहती है कि बहुत कम राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है, पंजाब में उसको लगता है किसान आंदोलन पर, जैसा कि अमिताभ जी कह रहे थे, किसान आंदोलन पर जो एकदम प्रोएक्टिव रुख लिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उसको लेकर हवा अच्छी है। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो राज्य जीता जा सकता है क्योंकि वहां पर बीजेपी और अकाली अलग हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी तो 3 के मुकाबले 1 जो पार्टी सत्ता में है उसको जीतना आसान हो सकता है, ये कांग्रेस मानती है। ऐसे में वो चाहती है कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही अगर सब लोग मान जाए तो ये पहला विकल्प है कि अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे हों और उनके साथ ये लोग सब लोग मिलजुल करके काम करें। लेकिन अगर ऐसा ये लोग नहीं मानते हैं तो क्या सिद्धू के लिए पार्टी अमरिंदर सिंह को किसी तरह से दरकिनार कर सकती है? कांग्रेस के सूत्र कहते हैं कि सिद्धू फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। कभी मुंबई में रहते हैं, कभी किसी कॉमेडी शो में वो शिरकत करते हैं, कभी कमेंट्री में शिरकत करते हैं, कभी पाकिस्तान चले जाते हैं, कंट्रोवर्सी भी बहुत होती है उनको लेकर। ऐसे व्यक्ति पर हम दांव नहीं लगा सकते। अमरिंदर सिंह का एक चेहरा है, एक रसूख है, एक इतिहास है, पार्टी के साथ एक उनका पुराना नाता है, रिश्ता है और एक बड़े वोट बैंक को वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसलिए सिद्धू को आगे रखने के लिए कैप्टन को पीछे किया जाएगा, इस बात की संभावना बेहद कम है। सिद्धू को ही किसी तरह से मना करके पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी जहां तक बात है, सिद्धू चाहते तो हैं, लेकिन पार्टी ये कह रही है कि जिसको अमरिंदर चाहेंगे वही प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा, जैसा पिछले केस में हुआ था सुनील जाखड़ को। एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रहेंगी? आप बता भी रहे कि सिद्धू वन मैन आर्मी रहे हैं हमेशा से, और अगर उनको मना भी लिया जाता है तो भी क्या ये दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अकाली दल से जब उनके का झगड़ा शुरू हुआ था, जब तूतू मैमे शुरू हुई थी, तो वो अपने मेंटर अरुण जेटली से भी भिड़ गए थे और अरुण जेटली को अमृतसर में हार का सामना करना पड़ा था। तो अरुण जेटली जो उनको राजनीति में लेकर आए, उनके पीछे लगातार खड़े रहे। जब मेंटर का साथ नहीं निभा पाए तो अब वहाँ जाकर कांग्रेस में भी बार बार ये संकेत देते रहे कि वो आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी में जाते जाते रुक गए, वो कांग्रेस चले आए। तो ये वन मैन आर्मी है, क्राउड पुलर हैं, शोमैन हैं, लेकिन पाकिस्तान पर जो बयान दे दिया, उनको सारे सीरियल्स और सारे उससे आउट हो गए। तो विवाद पैदा करने में भी सिद्धू का काफ़ी रोल रहा है। अपने खुद ही स्वतः वो विवाद पैदा कर देते हैं अपने बयानों से और अपनी हरकतों से। तो जाहिर तौर पर एक मुश्किल सिद्धू के लिए है, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, कि अपनी क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता की उस पार्टी के लिए हैं, उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लगातार वो पिछले 4 जब तक सरकार बनी है तब से लगातार उन्होंने एक कन्फ्रंटेशन का, एक टकराव का ही रास्ता अपनाया है कैप्टन अमरिंदर सिंह और सरकार के साथ। तो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा उन पर भरोसा आला कमान कर नहीं सकता, लेकिन क्राउड पुलर है, अमृतसर के इलाके में पहुंच है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसीलिए आला कमान थोड़ा सिंपैथेटिक है उनके लिए। यानी अमरिंदर सिंह का पलड़ा भारी है, लेकिन अब सवाल सिद्धू को लेकर है कि क्या सिद्धू को मना पाएंगे? सिद्धू को मनाएंगे तो भी सवाल खड़ा होगा, क्या पंजाब में सिद्धू और अमरिंदर साथ में मिलकर काम करेंगे? और अगर नहीं मना पाते हैं और अगर पार्टी छोड़ देते हैं सिद्धू, क्योंकि जानकारी ये भी कि लगातार आम आदमी पार्टी के संपर्क में रहे हैं, और अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो भी आम आदमी पार्टी में जाकर वो लगातार पंजाब में ये बताएंगे कि जनता से जो कांग्रेस ने वादे किए थे, अमरिंदर सिंह ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। जाहिर तौर पर नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। और आइए बढ़ते आगे। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीन की किल्लत के आरोपों के बीच पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब सरकार ने केंद्र से 400 रुपए में मिलने वाली वैक्सीन को वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1060 रुपए में बेचा और अस्पतालों ने वही टीका लोगों को 1560 रुपए में लगाया। बीजेपी ने इसे पंजाब सरकार की 1-2 का 4 पॉलिसी बताते हुए उसे निशाने पर लिया। कालाबाजारी के आरोपों पर अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब सरकार को घेरने में देरी नहीं लगाई, लेकिन जब एक बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से कालाबाजारी के आरोपों पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, कहीं वैक्सीन की कालाबाजारी तो कहीं कचरे में वैक्सीन। करने वाला कौन? गांधी परिवार के खासम खास मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। समझिए कैसे। नंबर 1, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से टीका खरीदकर राज्यों को बेचती है 400 रुपए प्रति डोज की दर से। पंजाब सरकार ने वही टीका प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया
1060 रुपए प्रति डोज की दर से प्राइवेट अस्पतालों के आम जनता को वही टीका लगाया गया 1560 रुपए प्रति डोज की दर से। मतलब जो टीका जनता को मुफ्त में लगाना था, कांग्रेस राज में वही टीका 3120 रुपए में लग रहा है। यह कांग्रेस की हमेशा से प्रिय 1-2 का 4 पॉलिसी है। यह सरासर विश्वासघात है, जनता माफ नहीं करेगी। पंजाब में क्या विचित्र राजनीति चल रही है। पूरा पंजाब कोरोना से प्रभावित है। वहां वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। वहां टेस्टिंग और बाकी विषयों में भी सरकार का जैसा ध्यान होना चाहिए नहीं है। और पिछले 6 महीने से यह आपसी लड़ाई उनकी चल रही है। आज तो पूरा पंजाब पार्टी और सरकार दिल्ली में है पिछले 3-4 दिन से। वहां पंजाब को कौन देखेगा? Amrinder sir, there is in fact allegation against Punjab government over selling vaccination in private hospitals, sir, on double rate. So any comment on that? और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित बंसल चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से पंजाब सरकार पर, लेकिन क्या वाकई 1-2 का 4 हो रहा है वहां पर? क्या पंजाब सरकार इस तरह की पॉलिसी अपना रही है कि मुफ्त में वैक्सीन खरीद कर लोगों को पैसों में वैक्सीन लगाई जा रही है? रोहित जी बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कल आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल ने सीधे सीधे कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए थे कि जो केंद्र सरकार वैक्सीन भेज रहा है उसके लिए 400 रुपए चार्ज करती है केंद्र सरकार, पर पंजाब सरकार जो वैक्सीन मुफ्त में लगनी चाहिए उस वैक्सीन को 400 रुपए में खरीदकर 1060 रुपए में आगे प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच रही है। और अब तक करीब 80,000 वैक्सीन बेचे जा चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि जो हेल्थ मिनिस्टर का अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है, मोहाली का जो एरिया है, वहां पर करीब 30,000 वैक्सीन है जो प्राइवेट हॉस्पिटल को दिए जा चुके हैं। और उससे आगे की अगर बात करें तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल वही वैक्सीन को 1060 रुपए में खरीदकर 1500 से लेकर 2000-2500 तक वो वैक्सीन लगा रहे हैं। मतलब अगर एक परिवार के 4 मेंबर हैं तो उनको वैक्सीन लगवानी है तो करीब 6000 का खर्चा एक फैमिली को उठाना पड़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी ट्वीट करके बोलते हैं कि मोहाली के इस प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन अवेलेबल है, 1260 रुपए में आप वैक्सीन लगवा सकते हो। एक तरीके से जिस तरह अगर पंजाब की बात करें तो जो वैक्सीन मुफ्त में लग रही है उनके ही ऑफिसर इस चीज को प्रमोट करने में लगे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी आप वैक्सीन लगवा सकते हो। 1260 रुपए जो वो बता रहे हैं, तो एक तरीके से जिस वैक्सीन को 400 रुपए में खरीदा जा रहा है और मुफ्त में जो वैक्सीन पंजाब सरकार लगा रही है उसी वैक्सीन का रेट सीधे सीधे जो इनके ऑफिसर हैं वही बता रहे हैं कि 3 गुना रेट पर आप जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवा सकते हो। तो सीधा सीधा विवाद कांग्रेस पर है। वहीं जब मतलब हेल्थ मिनिस्टर से इस चीज को लेकर बात की सरकार ही प्रमोट कर रही है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, अभी तक तो वैक्सीन को लेकर कालाबाजारी, दवाइयों को लेकर कालाबाजारी लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन अब तो वैक्सीन, और रोहित बता रहे कि सरकार ही प्रमोट कर रही है, मतलब सरकार की तरफ से ही कालाबाजारी। देखिए, सरकार को कम से कम ये बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए कि ये जो स्कीम है ये उन लोगों के लिए है जो पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। वो 1500-2000 रुपए में अगर प्राइवेट अस्पतालों में टीका लगवाते हैं और अगर वो अस्पताल प्राइवेटली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं तो बात दीगर थी। लेकिन सरकार, जिसको केंद्र सरकार 400 रुपए में जो वैक्सीन दे रही है, सरकार उस पर खुद मुनाफा लेकर के 400-500 रुपए, 1060 रुपए में उसको बेचे प्राइवेट हॉस्पिटल को, और प्राइवेट हॉस्पिटल फिर मुनाफा ले 400-500 उसको 1500-2000 रुपए में एक आदमी को दे। तो ये तो सरासर लूट है। और ये जो स्टेट होता है, जो राज्य का काम है, वो नागरिकों के लिए एक वेलफेयर स्टेट होता है, लोक कल्याणकारी राज्य होता है। जनता सरकार चुनती है जनता के वेलफेयर के लिए, इसलिए नहीं चुनती कि आप उससे अनाप शनाप मुनाफा कमाइए, और वो भी उस समय जब महामारी का दौर इतने खतरनाक स्तर पे पहुंच चुका हो। तो वैक्सीन को लेकर पहले से ही मारामारी। जरूरत इस बात की कि वैक्सीन सबको मुहैया कराई जाए, कम से कम दाम पर मुहैया कराई जाए, ताकि सब तक पहुंच सके। बहुत सी सरकारें, केंद्र सरकार फ्री में ये वैक्सीन मुहैया करा रही है। उसी वैक्सीन का 1500 रुपया देना ये ठीक नहीं है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। लेकिन सरकार ही अगर इस तरह से प्रमोट करे कि आपको यहाँ पर प्राइवेट जाकर के टीका लगवाइए, क्योंकि सरकारी होना तो चाहिए कि सरकारी केंद्रों पर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिले, लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार ही ऐसे करे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेचे, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मुनाफा कमाएं। अमिताभ जी, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि महामारी का संकट और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए,
लेकिन उस पर भी अगर केंद्र से मुफ्त में वैक्सीन खरीदकर सरकार ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मुनाफे के साथ बेचे और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी उस पर मुनाफा कमाएं, वो भी संजीवनी पर। देखिए, पार्टी की अंदरूनी कलह और तमाम जो इन फाइटिंग चल रही है उसको लेकर जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो कोविड मैनेजमेंट को लेकर ही हो रहा है पंजाब में। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। और जो कांग्रेस बार बार बात करती थी कि हम फ्री वैक्सीन देंगे सबको, और ये मांग करती थी केंद्र सरकार से कि सबको फ्री वैक्सीन दिया जाए, मुफ्त में टीका लगवाया जाए कोरोना का, उस पर ही पंजाब की सरकार पीछे हट रही है। और जो मुफ्त में टीके देने हैं उसके लिए उसको डाइवर्ट कर रही है, उसको बेच रही है, उसके बाद उससे मुँह मांगी 3 गुनी 4 गुनी ज़्यादा कीमत ले रही है। तो ये चिंता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है पंजाब में बिगड़ते कोरोना की हालत, जो संक्रमण पंजाब में फैला है। पंजाब के कम से कम 1 दर्जन जिले ऐसे हैं जो देश भर के 20 टॉप जो जहां पे फेटलिटी रेट इसको कहते हैं, मौत की दर सबसे ज़्यादा पंजाब के 12 जिलों में है। और तरन तारण और जो संगरूर जिला है, ये देश का जो पंजाब के ये 2 जिले देश के सबसे ज़्यादा कोरोना मौत के मामले में ये दोनों जिले आंकड़े सबसे ज़्यादा बता रहे हैं। तो फेटलिटी रेट पंजाब में राष्ट्रीय एवरेज की 2 गुनी है, 2.5% है, जबकि नेशनल 1.2% है। तो ये तमाम आंकड़े ये भी दिखा रहे हैं कि पंजाब सरकार कोविड मैनेजमेंट में भी फेल हो रही है। और जिस तरह से पंजाब में कोविड फैला है उसको रोकने में नाकाम रही है। अब उसको नाकाम रही है, लेकिन अब जब टीकाकरण की बारी आई है तो उसको निजी अस्पतालों में लौटाकर ये और दिखा रही है कि किस तरह से वो पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बुरी तरह से फेलियर साबित हो रहा है। और अगर केंद्र मुफ्त में दे रहा है, लोगों तक वो मदद नहीं पहुंच रही है, वो वैक्सीन नहीं पहुंच रही है, तो भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो बड़ा अभियान टीकाकरण का चलाया जा रहा है वो सफल कैसे होगा? कोरोना के साथ लड़ाई कैसे जीती जाएगी? क्या सभी लोग पंजाब में वैक्सीनेट हो पाएंगे इस तरीके से? क्योंकि जो योग्य होंगे वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगवा भी लेंगे ज्यादा दाम देकर, लेकिन जो नहीं है उन तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी? ये बेहद गंभीर मसला है। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू पल्ला झाड़ते दिखे। हालांकि उन्होंने आरोपों की जांच करवाए जाने का भरोसा जरूर दिया। वैक्सीन का मेरे कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, ऑक्सीजन का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, कोविड की परचेज का मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तो सिर्फ जो हॉस्पिटल ओवर चार्जिंग करते हैं उनको मैं देखता हूँ, प्लस जो ट्रीटमेंट होता है उसको देखता हूँ, जो टेस्टिंग सैंपलिंग गांव में होती है, शहर में होती है, कैंप लगते हैं वैक्सीनेशन के, वो मैं देखता हूँ। उधर देश भर के प्राइवेट अस्पतालों के संगठन ने पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों को गंभीर बताया। हमारे साथ में डॉक्टर गिरधर ज्ञानी हैं। सर, पंजाब से खबर आ रही है कि पंजाब सरकार ने कंपनियों से 400 रुपये में वैक्सीन खरीदी, प्राइवेट अस्पतालों में 1060 में बेची और पब्लिक से काफ़ी ज़्यादा अब पैसा लिया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, पहले ये सिस्टम था कि स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले सप्लाई से ले लेती थी और बाद में वो प्राइवेट हॉस्पिटल को बेचती थी उसी रेट पे जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया था 150 रुपये। अब क्योंकि ये नई पद्धति में 2 तरह की प्रणाली रखी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट को 300 से 400 रुपये में दी जाएगी कोवैक्सीन और प्राइवेट सेक्टर को 1500 रुपये में दी जाएगी। वो अलग अलग 2 रेट रखे हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो खरीदी है वो उसे अपने लिए यूज़ करनी है, जो हम फ्री सप्लाई कहते हैं। अब ये स्टेट गवर्नमेंट ने पता नहीं कैसे सोचा है कि उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को बेची उस रेट पे नहीं जिस पे खरीदी है, उस रेट पे जिस पे प्राइवेट हॉस्पिटल अगर हम डायरेक्टली वो खरीद देते हो। ये जो है कदम किसी तरह से भी जायज़ नहीं माना जाएगा। ये रूल्स के वायलेशन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वायलेशन है इसके अंदर। तो इसके लिए मैंने अभी बात की थी, हमारे जो पदाधिकारी हैं पंजाब के, उन्होंने भी इसको कंफर्म किया कि इसका ओपन ऑफर पंजाब गवर्नमेंट ने दिया अस्पतालों को और कुछ अस्पतालों ने इसको खरीदा भी है। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्योंकि अगर ये माना जा रहा है कि कंफर्म भी हो चुका है कि ऐसा हो रहा है, मतलब वैक्सीन पर प्रॉफिट कांग्रेस सरकार कमा रही है पंजाब में, तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पंजाब में तमाम लोगों को वैक्सीनेट कैसे किया जाएगा? क्योंकि पूरी संभावना है, अगर ऐसा हो रहा है पंजाब में, तो पूरी संभावना है कि जो भी मुफ्त में केंद्र से वैक्सीन आएगी तब तो प्रॉफिट के लिए उस पूरी वैक्सीन को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिया जाएगा। जो लोग सक्षम हैं वो तो लगवा लेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्यादा दाम देकर भी, लेकिन जो नहीं है उन तक वैक्सीन नहीं पहुंचेगी। देखिए, पहली बात तो कि नैतिक रूप से एक गलत है कि एक राज्य ऐसे समय में जब कोरोना महामारी फैली हो, सबको देना हो वैक्सीन, आप उसमें मुनाफा कमा रहे हैं। मुनाफा शब्द का इस्तेमाल अगर राज्य की तरफ से किया जाता है तो ये उस जनता के खिलाफ धोखाधड़ी है जिसने उसे चुना है। और अगर मंत्री से लेकर के और जो अधिकारी हैं वो भी प्रमोट करें कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन जाता है?
प्राइवेट हॉस्पिटल में वही जाता है जिसको सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलती या जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है और वैक्सीन मिल रही है और आपको खतरा है, आपको रोज डर लग रहा है कि हमें कोरोना हो सकता है, तो आप मजबूरी में अपने कोई सामान बेच के, अपना पैसा निकाल के, अपनी बचत निकाल के आप जाएंगे टीका लगवाने। तो ये तो पहले फार्मूला या ये जो प्लान है यही बहुत गलत है कि राज्य के लिए जो टीका गया है वो आम जनता को लगना चाहिए। वो प्राइवेट हॉस्पिटल को आप कैसे बेच सकते हैं? और 400 का टीका 1500-700 रुपए में या 2000 रुपए में कोई क्यों लगवाएगा? अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ये काम करना चाहता है तो उसे सीधे मैन्युफैक्चरर से लेना चाहिए और वो उसके बाद जो रेट तय करे अपनी फैसिलिटी के मुताबिक, वो तो थोड़ा बहुत लॉजिकल लगता भी है। लेकिन कोई राज्य सरकार जिसको केंद्र से 400 रुपए में टीका मिले वो 1060 रुपए में बेचे और वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल 1060 में खरीद के फिर 400-500 रुपए मुनाफा कमा के 1560 रुपए में लगाए, ये न सिर्फ धोखाधड़ी है बल्कि राज्य के स्तर पर ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी भूल है। ये कतई नहीं होना चाहिए। और अगर ये कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि इससे जो पैसा आएगा उससे हम और वैक्सीन खरीदेंगे, तो क्या राज्य का खजाना अब इतने लायक भी नहीं रह गया कुछ वैक्सीन खरीदे? उसके लिए भी वैक्सीन पर और ज्यादा सरचार्ज लगा के, उसका दाम बढ़ा करके पैसा कमा के फिर वैक्सीन खरीदी जाएगी? क्या यही तैयारी पंजाब सरकार ने की है इतने बड़े पेंडेमिक की? क्या अन्य मदों से खर्च कम करके वैक्सीन पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए? जब आप कह रहे हो कि वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है जो कोरोना से आपको बचा सकता है, तो सारा संसाधन, सारी ऊर्जा, सारा फोकस क्या वैक्सीन पर ही नहीं खर्च करनी चाहिए राज्य सरकार को? इस बात का जवाब देना चाहिए। और इतने बड़े अधिकारी का ये ट्वीट करके सूचना देना कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल में आप 1500 रुपए में जाके टीका लगवाइए, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है और मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अमिताभ जी, एक आंकड़ा वो भी सामने आया था अभी हाल ही में कि जब कुछ राज्यों से ये जानकारी मिली थी कि 45 साल से ऊपर के जो तमाम लोग हैं उनको तो मुफ्त में केंद्र ही वैक्सीनेट करने के लिए तैयार है, लेकिन उस वैक्सीन को भी 44 साल से नीचे के लोगों में डाइवर्ट किया गया था। वो इसलिए ताकि अपने टारगेट को दिखाया जा सके, लेकिन फिर वहां पर 45 साल से ऊपर के लोग वंचित हो रहे थे। अब अगर इस तरीके से होगा तो कौन वैक्सीन लगवाएगा? देखिए, वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी चिंता है और पूरे देश का 125 करोड़ जनता का एक साथ वैक्सीनेशन करना और उस मात्रा में दवाई लाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और केंद्र सरकार के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी दुनिया भर के देशों से और अपने देश में जो भी दवाएं बनी उसको लेकर राज्य सरकारों को भेजकर एक बहुत बड़ा काम किया है केंद्र सरकार ने भी कि राज्यों को अपने हिसाब से कोटे बांटे। पहले बुजुर्गों के लिए 45 प्लस के लिए रखा, फिर बाद में 18 से 44 के लिए खोला। तो मुझे लगता है अब जो धीरे धीरे जो मामला अब धीरे धीरे सुलझता जा रहा है, 1-2 महीने में और भी दवाइयां जब अमेरिका की कंपनियां अब 2-3 बड़ी फाइजर, मॉडर्ना वगैरह भारत आ जाएंगी तो मुझे लगता है ये सब चिंताएं दूर हो जाएंगी। लेकिन कई राज्यों ने जो अपनी बला टालने के लिए, अपनी मुश्किल टालने के लिए, ये बचने के लिए कि सारा ठिकरा उनके ऊपर न फूट जाए, सब कुछ केंद्र सरकार के ऊपर डालने की कोशिश की है। ये राजनीति अभी नहीं होनी चाहिए थी। आपको अब उन दवाओं को मैनेज करना था और उस मैनेज के चक्कर में कई राज्यों की दवाइयां खराब भी हुई हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड सबसे ऊपर रहे हैं। तो ये भी चिंता का विषय है क्योंकि यहाँ पंजाब में ये समस्या हो रही है, वहाँ छत्तीसगढ़ और झारखंड और कांग्रेस के नेता लगातार ये मांग करते जा रहे हैं कि आप दवाएं टीकाकरण मुफ्त करो, केंद्र सरकार ठीक से मैनेज नहीं कर रही है। तो इस राजनीति से फिलहाल बचने की जरूरत थी और पूरी तरह से कोविड मैनेजमेंट में भी तमाम अलग सरकारों को लगना चाहिए था। बिल्कुल, और ये तो बेहद शर्मनाक है कि वैक्सीन संजीवनी पर पंजाब की कांग्रेस सरकार मुनाफा कमा रही है। अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों पर पंजाब सरकार पर जोरदार हमला बोला। कैप्टन साहब ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ पंजाबियों ने मुख्यमंत्री, पर कैप्टन सरकार पंजाबियों के जाना ते खेलन लगी। मैं हैरान है, कैप्टन 4 साल लुटते हो गए, हले इन्हां दे पेट नहीं भरे कि हुण लोकां दी, जनता दी जाना ते गरीब दी जाना ते खेडन लग गए। प्राइवेट हॉस्पिटल, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और पंजाब सरकार तीनों मिलकर जनता को, लोगों को हजारों करोड़ों रुपए जनता के लूट रही है। इन सब की आपस में सेटिंग है जिसके चलते सरकार की जो जिम्मेदारी है कि फ्री में एक एक व्यक्ति को, एक एक आदमी को वैक्सीन लगवाना है, उससे वो लोग पल्ला झाड़कर प्राइवेट अस्पतालों की ओर, जहां 1000, 1500, 2000, कहीं कहीं 2500 रुपए एक वैक्सीन का शॉट का लग रहा है, उसकी ओर इन्हें धकेल रहे हैं। अरुण, या तो वैक्सीन की बर्बादी होगी कि क्योंकि जिन राज्यों में वैक्सीन को बर्बाद किया गया उनमें पंजाब भी था,
पंजाब ने भी वैक्सीन को बर्बाद किया, और अगर बर्बाद नहीं करेंगे तो मुनाफा कमाएंगे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पंजाब सरकार की तरफ से आप कह रहे थे कि ये भूल हुई है, चूक हुई है, ये चूक है या फिर जानबूझकर इस तरीके से मुनाफाखोरी हो रही है पंजाब सरकार की तरफ से? देखिए, इस सवाल का जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह को देना चाहिए था। जब वो यहाँ से बाहर निकले, ये जो वॉर रूम है जहाँ 3 घंटे तक वो रहे, उसके बाद बाहर निकले, एक सवाल का जवाब दिया कि अंदर हुआ क्या। कह रहे थे कि मैं इसमें बताना नहीं चाहता, 6 महीने चुनाव हैं और उसकी तैयारियों के बारे में बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद जो अपनी गाड़ी की तरफ वो बढ़ने लगे, लगातार सवाल किए गए कि वैक्सीन 400 रुपए की 1560 या 2000 रुपए में राज्य में क्यों लगाई जा रही है। उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। निश्चित रूप से जो उनके मंत्री कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, और जो बंसल जी बता रहे थे, हमारे जो सहयोगी हैं, कि इस बाबत जो है उन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि ये महकमा जो है, जो लोग फैसला ले रहे हैं वो मुख्यमंत्री के सीधे अंडर में आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जवाबदेही और जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की है। निश्चित रूप से बात उन तक पहुंचेगी, और अभी वो दिल्ली में हैं, अभी तो पार्टी में जो उनके खिलाफ बगावत है उसको मैनेज कर रहे हैं। इस मामले को कैसे वो मैनेज करेंगे, या इस पर कोई जांच करवाते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस मामले की जांच हम करवाएंगे। तब देखना होगा कि क्या सरकार में उच्च स्तर पर यह वैक्सीन बेचने का फैसला हुआ था या कुछ अधिकारियों ने यह फैसला किया था। जब लोकतंत्र में आप होते हैं, एक चुनी हुई सरकार होती है, तो फैसले की आखिरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री या उस संबंधित मंत्री की होती है। अधिकारियों पर आप बात को नहीं टाल सकते, और इसलिए इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। और वैक्सीन सबको मिले, कम से कम दाम में मिले, हो सके तो मुफ्त मिले, जैसे कि केंद्र सरकार सबको दे रही है। ये वक्त की जरूरत है। वक्त की जरूरत है। कोविड मैनेजमेंट बड़ी प्राथमिकता इस वक्त देश में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की चीजें पंजाब में हो रही है कि इतने दामों पर निजी अस्पतालों के साथ मिलकर प्रॉफिट कमाया जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां के मुख्यमंत्री को ना पता हो। बहरहाल आइए बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में बीजेपी के एक नेता के घर बम और गोलियों से हमले का आरोप लगा। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह मौके पर पहुंचे और घर का जायजा लिया गया। हमले में घर की खिड़कियां और अंदर रखे सामान को नुकसान पहुंचा। इस दौरान अर्जुन सिंह की टीएमसी के नेता अशोक कुंडा से बहस भी हुई। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी मांग उठाई। तो उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता के घर पर हुआ है हमला। पश्चिम बंगाल से यह अहम खबर इस वक्त की। लगातार वहां पर हिंसा हो रही है। सांसद अर्जुन सिंह ने मौके का जायजा भी लिया है। जानकारी ये मिल रही है कि जबरदस्त तरीके से यह हमला हुआ है। भाटपाड़ा में बीजेपी के एक नेता के घर बम और गोलियों से हमला किया गया है। आशिका इस वक्त हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। आशिका, क्या जानकारी मिल पा रही है, कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया? देखिए, अभी तक ये तो साफ नहीं हो पाया कि कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया। आरोप लेकिन सांसद की तरफ से तृणमूल कांग्रेस पर लग रहा है। घटना भाटपाड़ा की है। कल रात को ये आरोप लगा कि देर रात बीजेपी के एक नेता के घर पर बम और गोलियां दोनों चली। आज सुबह जब वहां पर सांसद पहुंचे, स्थानीय जो तृणमूल कांग्रेस के पार्षद थे वो भी वहां पर पहुंचे। दोनों के बीच में जमकर बहस हुई है और अर्जुन सिंह भी काफी नाराज नजर आए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दोनों ही नेता आपस में भिड़ गए हैं, सिर्फ मारपीट को छोड़ करके, और पूरी तरह से बाताबाती हुई है दोनों के बीच। आशिका, लेकिन अब तो नई सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा क्यों नहीं रुक पा रही है? देखिए, लगातार जब से सत्ता फिर से टीएमसी सत्ता में आई है, रिजल्ट आए हैं चुनाव के, तब से ये आरोप लग रहा है कि हिंसा जो है राज्य में वो रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि शुरुआत में 1-2 घटनाएं भले हुई हो, लेकिन अब ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है। जी आशिका, लेकिन जिस तरीके का ये पूरा हमला हुआ है, क्या जानकारी मिल पा रही है कि कितने लोग वहां पर मौजूद थे जिनकी तरफ से हमला किया गया, और कोई कार्रवाई की भी गई है क्या उन लोगों के खिलाफ? देखिए, ये तो साफ नहीं है। जो बीजेपी के नेता हैं जिनके घर पर हमला हुआ था, उनका ये कहना है कि रात को अचानक कुछ लोग आए और उन्होंने बम फेंकना शुरू कर दिया, गोली भी चलाई है। घर के शीशे और काफी सामान जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, टूट गए हैं। तो इसके बाद अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की खबर नहीं आई है। ये जानकारी नहीं मिली है कि किसी को गिरफ्तार किया गया है कि नहीं। पुलिस का ये कहना है कि हमने जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन आगे कौन हमलावर है ये पता लगने पर कार्रवाई होगी। ये भी बताया जा रहा है कि सांसद अर्जुन सिंह ने मौके का जायजा लिया और टीएमसी नेता के साथ बहस हुई है। क्यों ये बहस हुई है? अर्जुन सिंह अब आगे क्या करेंगे बीजेपी नेता के घर पर जिस तरीके से हमला हुआ, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? आशिका,
चलिए आशिका के पास चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अर्जुन सिंह जो कि बीजेपी के सांसद है वो पहुंचे थे मौके पर। टीएमसी की उनके साथ बहस भी हुई इस पूरे मामले को लेकर। उधर अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों हिंसा नहीं थम रही है पश्चिम बंगाल में। उत्तर 24 परगना जहां लगातार हिंसा हो रही है, कई और इलाके लगातार वहां पर हिंसाग्रस्त हैं और इस सबके बीच पुलिस ने इस पूरे मामले पर अभी तक कार्रवाई नहीं की है। आशिका हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, अर्जुन सिंह वहां पर पहुंचे, मौके का जायजा लिया, उनकी तरफ से आगे क्या कदम होगा? क्योंकि आप बता रही हैं कि अभी तक पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ जांच की बात कही गई है। देखिए, अर्जुन सिंह वहां पर पहुंचे और जैसा कि मैंने बताया वहां पर जो स्थानीय काउंसिलर थे टीएमसी की तरफ से वो भी वहां पर पहुंच गए। दोनों के बीच बहस हुई है। पुलिस को अर्जुन सिंह की तरफ से कहा गया है कि कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी हैं गिरफ्तार किया जाए। हालांकि आरोप अर्जुन सिंह की तरफ से जो है कि लगातार चुन चुनकर बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है और ये तक कहा अर्जुन सिंह ने कि राज्य में जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकेगी। आशिका, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दे। देखिए, हमले की जबरदस्त तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि इस सबके बीच जानकारी कि बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह पहुंचे और उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से पूरी हिंसा हुई है, जिस तरीके से हमला हुआ है। वहां पर जाकर अर्जुन सिंह ने जायजा लिया, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो इस दौरान टीएमसी नेता से उनकी नोकझोंक भी हुई। टीएमसी नेता ने उनसे बहस की। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की बात कही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है।